तो मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 में आज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ कुछ वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ होता है। तो जो गॉस लॉ का स्टेटस है इलेक्ट्रिसिटी में, द सेम स्टेटस इज इंजर्ड बाय एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल is also known as circulation. तो line integral or circulation of magnetic field along a closed loop, mathematically it can be written as B dot dl, and this circle you might be knowing, this circle denotes the closed path we are integrating on a closed loop, is equal to mu naught times net current enclosed by the loop. तो जो भी यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है B dot dl इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप, दिस इज इक्वल टू मी नॉट इन टू आई इनक्लोज्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट वाज ए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। जो गॉस लॉ था वो एक सरफेस इंटीग्रेशन था, एक क्लोज सरफेस पे आप इंटीग्रेट करते थे और उससे नेट चार्ज या नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन आता था। तो सो दिस वाज द गॉस लॉ। कुछ उसी तरीके का इक्विवेलेंट यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक्स में B डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट इन टू आई इनक्लोज्ड। तो चार्ज की जगह पे यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके साथ साथ वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल था और यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल। एक क्लोज्ड पाथ पे आपको इंटीग्रेट करना है। आप जो एलिमेंट्स लेते जा रहे हो वो छोटे छोटे लेंथ वाले एलिमेंट्स हैं जिसको DL से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे वो छोटे छोटे एरियाज़ वाले एलिमेंट थे जिनको DS एरिया एलिमेंट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो आई नेट इज़ नेट करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो करंट है वो करंट किस तरीके का होता है जो लूप इनक्लोज करता है। तो दिस करंट शुड एग्जिस्ट इन एन अनब्रोकन सर्किट। तो इनका मीनिंग क्या निकलेगा वो भी हम देख लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर टू राइटिंग दिस करेंट्स शुड एग्जिस्ट इन एन अनब्रोकन सर्किट और वायर शुड बी इनफाइनाइट और लॉन्ग। तो जो वायर्स यहाँ पे एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ नीचे, इस डायग्राम में जो वायर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो वायर्स हैं ये वायर्स या तो इनफाइनाइट होने चाहिए या फिर कहीं ना कहीं ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई सर्किट के साथ में जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं एक सर्किट ये कंप्लीट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी वायर यहाँ पर ओपन रहे। ये एक प्रैक्टिकली यहाँ पर ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि जैसे मान लीजिए ये I1 करंट है, तो ये जो I1 करंट है ये ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ जाके ख़त्म हो जाए, ये इसका एंड पॉइंट आ जाए, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ जाए। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। तो इस तरीके से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो जरूर कुछ किसी न किसी सर्किट में किसी न किसी सर्किट का ये पार्ट होगा, कोई किसी न किसी सर्किट को ये कंप्लीट कर रहा होगा। तो हमें जब यहाँ पर इसका B डॉट यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इस करंट को देखना है, तो करंट इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें वही करंट रखने होंगे जो करंट्स यहाँ पे, उनके बारे में हमको उसका पूरा इन आउट पता है कि वो किस सर्किट के पार्ट हैं। अगर वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब कि उनका जो सर्किट होगा वो इनफाइनाइट होगा, कहीं ना कहीं ऐसे होगा कुछ। ठीक है, तो या तो इनफाइनाइट हो या फिर ये एक जिस सर्किट के पार्ट हैं वो सर्किट हमको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन ओनली वी कैन राइट आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज सरफेस की बात होती थी, उसके ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करते थे। तो उस क्लोज सरफेस को बोलते थे गॉसियन सरफेस, जिस पे हम ये गॉस लॉ अप्लाई करते थे। दैट गॉसियन सरफेस कैन बी एन इमेजनरी सरफेस, और उसको मटेरियल में लेते थे, कभी कभी मटेरियल में नहीं लेते थे, वहाँ पे मटेरियल नहीं हुआ करता था। इस तरीके से यहाँ पे जो क्लोज लूप हम यहाँ पर लेंगे, उस क्लोज लूप को हम बोलेंगे दैट क्लोज लूप। जो क्लोज लूप यहाँ पर दिखा रखा है, दैट क्लोज लूप, इसको यहाँ पर नाम देते हैं एम्पीरियन लूप। जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस, इट इज़ एम्पीरियन लूप। इट कैन बी इमेजनरी, इमेजनरी मीन्स वहाँ पे हो सकता है कोई मटेरियल ना हो, तो मटेरियल में भी ले सकते हैं, और उसके बाहर भी यहाँ पर ये सरफेस इस तरह की हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे कोई भी एक एम्पीरियन लूप है ये, और उस एम्पीरियन लूप से यहाँ पे करेंट्स कुछ दिखाए गए हैं। कुछ ऐसे करेंट्स हैं जो कि बाहर हैं, जो कि हमारे आई इनक्लोज्ड का पार्ट नहीं होगा, विद इन दी लूप नहीं होगा, और कुछ करेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे इस लूप के अंदर है, और I6 भी ऐसा करंट है जो कि लूप के यहाँ पर बाहर है। तो पहले तो हमें ये सीखना है कि हम नेट करंट किस तरीके से कैलकुलेट करें, क्योंकि नेट चार्ज लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमको पता होता है, लेकिन नेट करंट में यहाँ पर हम किस तरीके से ये करंट को लिखेंगे, पॉजिटिव कैसे लेंगे, नेगेटिव कैसे लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि देयर इज सम एम्बिग्यूटी। तो उसके लिए
हमें अब कुछ डिसाइड करके चलना पड़ेगा। चार्जेस में तो प्री डिसाइडेड है कि इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर कैसे इसको टैकल करना होगा, कैसे हम करंट का साइन यहाँ पर लिखेंगे फॉर साइन ऑफ करंट, किस तरीके से हम करंट का साइन लेंगे, कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे वो उसके लिए। तो वी हैव टू अज्यूम अ सेंस ऑफ सर्कुलेशन। इस लूप पर हमको घूमते जाना है, चलते जाना है इस लूप के ऊपर, और चलते चलते हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस लूप का मैंने ये पोर्शन लिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में हो। यहाँ पर सपोज मैं इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड लगातार मिलते जा रहे हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस तरीके से मिल गया, मान लीजिए B1 है, ये B2 है, तो मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे DL वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं थोड़ा टेंजेंट टाइप का दिखा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि इट इज़ लाइक दैट, इट कैन बी लाइक दैट। तो यहाँ पर जो DL वेक्टर बनते जाएंगे, तो उन DL के साथ में हम इसका यहाँ पर डॉट लेते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर DL वेक्टर कुछ इस तरह की डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे जो DL वेक्टर है ये कुछ इस तरीके की डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे DL वेक्टर कुछ ऐसा डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे जो DL वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हर जगह B.DL उसको ऐड करते चले जाएंगे इस लूप पर घूमते हुए, चलते हुए। तो हमें यहाँ पर इस लूप पे कैसे घूमना है, कैसे चलना है, ठीक है। मेरे को इस सेंस में चलना है कि मेरे को इस सेंस में यहाँ पर मूव करना है, इसके अपोजिट मूव करना है। तो वो सेंस हमें यहाँ पर एक बार डिसाइड कर लेना होगा कि हमारे सर्कुलेशन का सेंस क्या होगा, इन व्हाट सेंस वी आर गोइंग टू सर्कुलेट ओवर दिस लूप। और इसके सारे एलिमेंट्स हमें पिक करते जाने होंगे, उन एलिमेंट्स पे B.DL हमें ऐड करते चले जाना होगा वेक्टोरली, जो भी आता है प्लस माइनस के साथ में। तो वी हैव टू सर्कुलेट ओवर दिस लूप एंड वी हैव टू जस्ट अज्यूम ए सेंस। सपोज अगर मैंने जो डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर सेंस ले रहा हूँ कि आई एम सर्कुलेटिंग लाइक दिस, तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो और इसके अकॉर्डिंगली फिंगर्स को कर्ल कर लो। जैसे यहाँ पर कुछ मुझे एंटी क्लॉकवाइज जैसा सेंस मैंने अज्यूम कर लिया, तो अगर मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस यहाँ पर अज्यूम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब विल पॉइंट अपवर्ड। तो थंब पॉइंट करेगा अपवर्ड यहाँ पर, और उसके बाद में जो अपवर्ड करंट होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो डाउनवर्ड करंट होंगे वो मतलब नेगेटिव हो जाएंगे। तो अज्यूम ए सेंस ऑफ द सर्कुलेशन एंड यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे करंट को पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेंगे। जो हमारा गिवन डायग्राम, उस गिवन डायग्राम में यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पर I इनक्लोज्ड की वैल्यू गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना चाहता हूँ, तो I6 नहीं दिखेगा उसमें, I6 नहीं आएगा, I1 आएगा। I1 क्योंकि अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर I2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर I3 अपवर्ड से तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर I4 भी अपवर्ड से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और I5 इसमें नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो I इनक्लोज्ड है ये होगा। अगर किसी ने अपोजिट सेंस लिया होगा तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो I1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो I2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट केवल साइन यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें I इनक्लोज लिखने के लिए एक सेंस यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, और उस सेंस में घूमते हुए चलते हुए हमें यहाँ पर इसमें ये करंट्स लिखने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनका अलजेब्रिक सम करना होगा इनक्लोज्ड करंट निकालने के लिए। तो उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो B.DL का इंटीग्रेशन है, इसमें जो यहाँ पर B आ रहा है, जो B यहाँ पर दिख रहा है मुझे इसमें, तो ये जो B है यहाँ पर, ये B सभी के वजह से ड्यू टू ऑल द करंट्स इनसाइड और आउटसाइड, ये कुछ उसी लाइन पे चल रहा है। जिस तरीके से हमने गॉस लॉ पढ़ा होगा कि गॉस लॉ में कोई भी अगर क्लोज सरफेस यहाँ पे लेते हैं, ये क्लोज सरफेस है जो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, तो चार्ज कुछ अंदर होते हैं, कुछ बाहर चार्जेस होते हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है, तो सबके वजह से। लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स किसके वजह से होगा, जो चार्जेस अंदर है सिर्फ उनके वजह से होगा। कुछ वैसे यहाँ पे कि अगर मैं बी की बात करूँ कि जो लूप है उसके पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो बी है वो किसके वजह से है, तो अगर हम प्रीवियस डायग्राम को देखूँ तो प्रीवियस डायग्राम में ये I6 जैसे बाहर दिख रहा है मुझे, I6 बाहर है, I5 बाहर है, तो I6 और I5 भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो जस्ट मैंने कोई एक इमेजनरी लूप ले लिया, तो ऐसा लूप बनाने से I5 यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। I6 अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट करना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सभी की वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैलकुलेशंस मैथमेटिकली हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, जिससे कि B.DL का इंटीग्रेशन जो है उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं अंदर वाले करंट्स, जो करंट अंदर इनक्लोज किए जा रहे हैं।
बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है, कुछ उसी लाइन पे चल रहा है, बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और सरफेस इंटीग्रेशन के बजाय हम यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले पेज पे मैंने बात की थी कि करंट किस तरीके का होना चाहिए जिसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो करंट जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट करंट मैंने दिखा रखा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है यहाँ पर कुछ, और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सिर्फ एक ही करंट है। तो आप यहाँ पे डिसाइड करके, सपोज मैंने कुछ ऐसे डिसाइड किया इसका सेंस कि आई पॉजिटिव आ गया, तो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। लेकिन सपोज मुझे बाकी के वायर्स के बारे में नहीं पता है और मुझसे बोला जा रहा है कि इसका आप बी डॉट डी एल बताओ, तो इसका अगर मैं बी डॉट डी एल बताऊँ इस डायग्राम में, और सपोज ये जो वायर है वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, इसकी कुछ लेंथ वगैरह या कुछ मेंशन है, ये हमको पता है कि दिस इज़ नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उस केस में आप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नहीं बोल पाओगे। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई तभी हो पाएगा जब यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर हो। इसको हम आगे चल के प्रूफ भी करके देखेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वहाँ पर मैं फाइनाइट वायर के लिए भी बी डॉट डी एल कैलकुलेट करके बता दूंगा, जिससे कि हम कन्विंस हो जाएं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई यहाँ पर नहीं हो पाएगा इसके लिए। लास्ट वाला डायग्राम जो मैंने बता रखा है उसमें आई करंट, सपोज ये फाइनाइट वायर तो है, लेकिन मुझे पता है कि आगे यहाँ पर क्या सर्किट बना रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो पूरा सर्किट पूरा ये सब मिला जुला करके है, ये सारा सब कुछ मिला करके बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा। यहाँ पर आप ये नहीं बोल पाओगे कि सिंगल वायर की वजह से म्यू नॉट इंटू आई होगा। ये जो सिंगल स्ट्रेट वायर टाइप का मुझे दिख रहा है, इसके वजह से अकेले की वजह से बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नहीं हुआ यहाँ पर। ये जो पूरा इधर का वायर मिल करके यहाँ पर सबने बी डॉट डी एल यहाँ प्रोड्यूस किया और सबका मिला करके म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको अप्लाई करने में हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार हमसे ये बोला नहीं जाता है कि वायर जो है इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। ये जब इस तरह के क्वेश्चन पूछने होंगे तभी हमें यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अदरवाइज़ तो जस्ट डायग्राम बना होगा, करंट आपको दिखा दिए जाएंगे, वहाँ पर ये कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा कि वायर इनफाइनाइट है फाइनाइट है। मेंशन कर देंगे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं मेंशन करते हैं तो आप हमेशा ये मान के चलो कि हम लॉन्ग वायर्स की बात करते हैं, क्योंकि जनरली हमें वहाँ पे वायर ही दिखाए जाते हैं और वी विल कंसिडर देम एज लॉन्ग वायर, और बड़े आराम से हम यहाँ पर एम्पियर लो उस पर अप्लाई करके बी डॉट डी एल या जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमेंबर, जो ये सिचुएशंस मैंने यहाँ दिखा रखी हैं, दिस आर वेरी स्पेसिफिक सिचुएशंस। स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे तभी हम इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अदरवाइज़ इनके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई पॉइंट नहीं है इन जनरल। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप यहाँ पे इस तरीके से माइंड में रख सकते हो कि समटाइम्स अगर हमें यहाँ पर ये दे दिया जाए कि बी डॉट डी एल जीरो है, तो बी डॉट डी एल अगर जीरो तो इसका मतलब ये तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि आई इनक्लोज्ड जीरो होगा। और अगर आई इनक्लोज जीरो, लेकिन हम यहाँ पर ये कमेंट नहीं कर सकते कि बी जीरो होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि बी कहीं भी जीरो नहीं हो, बी डॉट डी एल कुछ जगह पॉजिटिव होगा कुछ जगह नेगेटिव होगा, तो उसके वजह से वो जीरो हो गया होगा। तो बी डॉट डी एल अगर जीरो है तो इससे बस हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई इनक्लोज जीरो होगा। इससे ये नहीं बोल सकते नॉट, इससे हम यहाँ पर ये नहीं बोल पाएंगे, सॉरी, इससे हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि बी जो है वो हर जगह जीरो हो जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि बी इज़ जीरो एवरीवेयर। इट्स नॉट नेसेसरी दैट बी इज़ जीरो एट ईच पॉइंट। जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बी डॉट डी एल जीरो होने से, वो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही होगा कि आई इनक्लोज्ड विल बी ज़ीरो। बी डॉट डी एल जीरो होने से बी जीरो होगा कि नहीं होगा, अगर हमें कुछ पता हो तब तो हम बताएंगे, अदरवाइज़ बी का जीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो एक बार खुद को कन्विंस करने के लिए हम यहाँ पे बी डॉट डी एल इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो एम्पियर्स लॉ है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो इनफाइनाइट वायर हो वो स्ट्रेट वायर भी हो। इनफाइनाइट वायर किसी भी शेप का कैसे भी कर्व हो सकता है, और जो एम्पियरियन लूप है वो भी कोई भी कैसा भी कर्व हो सकता है, आर्बिट्री, रैंडम, कैसा भी, सर्किल, रेगुलर, इरेगुलर, कैसा भी कर्व हो सकता है। लेकिन कई बार हमारी लिमिटेशन हो जाती है कि हम जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही कर पाते हैं। तो एक बार मैं इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे बी डॉट डी एल कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिससे कि हम कन्विंस हो जाएं कि मी नॉट इंटू आई आ जाता है इसके लिए आंसर। तो यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और सपोज़ यहाँ पर एक एम्पियरियन लूप है जिसकी रेडियस मैंने आर के बराबर यहाँ पर ले रखी है। इस डायग्राम को आप चाहो तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। अगर
मैं ऊपर से यहाँ पर देख रहा हूँ, इसका टॉप व्यू अगर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वायर का अगर मैं टॉप व्यू यहाँ पर दिखाऊंगा तो टॉप व्यू ऑफ वायर विल बी लाइक दिस। तो वायर से करंट मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसके अंदर। तो अब मुझे यहाँ पे ये बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना है कि बी डॉट डी एल यहाँ पर कितना आएगा। तो बी मेरे को पता है कि एक इन्फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है लेकिन डायरेक्शन इस तरीके से टेंजेंशियल चेंज होती चली जाती है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से रहती है। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि मैं इस लूप पे सपोज इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ही सर्कुलेट कर रहा हूँ इस लूप के अंदर। तो ये जो एरो मैंने बनाया है वो यहाँ पर मेरे सर्कुलेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम सर्कुलेटिंग लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे इस तरीके का एक लूप है, तो अगर आपने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है। आपने ये पार्ट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी आपका इसी डायरेक्शन में है। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे आपको यहाँ पर हर एक छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट्स आपके होंगे अलोंग द कर्व, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट या डीएल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में मिलते चले जाएंगे। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मिलते चले जा रहे हैं तो बी डॉट डी एल हर एक पॉइंट पे आप इस डॉट को हटा सकते हो, उससे ये वेक्टर एक तरीके से हट गया और उसके जगह पे यहाँ पर ये जस्ट मैग्नीट्यूड्स या स्केलर बच गए बी डी एल। बी डी एल में आप बी को अब यहाँ पर रख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड पुट करना था इसके अंदर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इज़ अ कांस्टेंट और ये एक तरीके से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ये जो ओवरऑल डीएल है तो डीएल सभी बिल्कुल फिर तो ऐड होते चले जाएंगे, वेक्टर तो रहा नहीं, अब ये जस्ट स्केलर्स बच गए हैं और इन सभी डीएल स्केलर्स का जो समेशन होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। तो इनफाइनाइट वायर के लिए एक तरीके से हमने यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कर लिया कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर हो जाएगा। इट कैन नॉट बी टेकन एज ए प्रूफ, मैंने एक तरीके से कोई प्रूफ नहीं किया क्योंकि प्रूफ तो इन जनरल करना होगा और इन जनरल प्रूफ तो इतना ईजी नहीं हो सकता। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, इसकी कैलकुलेशन में मैंने इससे पहले एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन लेके कर लिया था, इनफाइनाइट वायर लिया था और उसके साथ साथ सर्कुलर लूप ले लिया था। मैं इसको इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी भी, लेकिन एक आर्बिट्री लूप के लिए भी यहाँ पर एक बार करके बता देता हूँ। लेकिन वैसे ये सब प्रूफ्स से हमें कोई खास वैसे मतलब तो नहीं उतना, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमें हेल्प कर सकता है। इट कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। सपोज़ यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है और इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और मैं यहाँ पर इस लूप पे कैसे सर्कुलेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पर दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज, आप जैसे मर्जी हो वैसे सर्कुलेट करो। फिर उससे क्या होगा कि बी बस क्या होगा कि डीएल के डायरेक्शन में नहीं आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम बाद में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जहाँ पे मैं जानबूझ के इसको डेलिबरेटली कुछ अपोजिट लेके दिखा दूंगा, उससे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा हमको उसमें। तो फिलहाल अभी इसके लिए देखते हैं। तो सपोज़ मैंने लूप का एक छोटा सा हिस्सा लिया है क्योंकि मेरे को एक डीएल वेक्टर टाइप का यहाँ पे लेना है लूप पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ से डी थीटा एंगल ले लिया। तो डी थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर लूप का एक छोटा सा हिस्सा मेरे को यहाँ पर मिलेगा और लूप का एक छोटा सा हिस्सा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इस पर मैं बी डॉट डी एल एक बार लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा कि जो आप ये वायर से जो रेडियल डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, तो जो रेडियल डायरेक्शन ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो डीएल वेक्टर होगा वो तो कर्व के अलोंग होगा। तो डीएल वेक्टर तो ऑलवेज अगर आप कर्व पे ऐसे मूव कर रहे हो यहाँ पे तो डीएल तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप मूव कर रहे हो डीएल इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डीएल विल बी अलोंग द कर्व, तो कर्व के अलोंग यहाँ पे डीएल वेक्टर है। सपोज बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो एंगल है फाई, तो बी डॉट डीएल अगर मैंने किसी छोटी जगह पे लिखा है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे लिखा है, तो बी डीएल कॉस फाई हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ से आर डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बी जो है, क्योंकि अब तो मैंने डॉट हटा करके ये बी डी एल कॉस फाई लिख दिया, तो बी और डी एल जस्ट मैग्नीट्यूड बच के यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा ये बी और डी एल कॉस फाई। अब मुझे पूरे लूप पर कैलकुलेट करना है ये, तो बी डॉट डी एल पूरे लूप पर, तो मेरे को इंटीग्रेट करना होगा और ऑब्वियस है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो सभी में आएगा, लेकिन सब में यहाँ पर अब डी एल कॉस फाई बाई आर ये यहाँ पर एक तरीके से वेरिएबल्स इसमें आ गए। तो अब यहाँ पर इनको कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए हमें प्लेन एंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए, और प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब मैंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्लेलिस्ट में एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल पे एक स्पेशल लेक्चर है, उसमें
उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है और बहुत डिटेल में जो चीज़ें फिज़िक्स के लिए हमें रिक्वायर्ड है उतना सब कुछ उसमें बताया गया है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ही। तो प्लेन एंगल डेफिनेशन क्या क्या होती है सब कुछ मैं अब यहाँ पर अगेन रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आप उस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्लेन एंगल है बेसिकली जो डी एल कॉस फाई बाई आर है, वो डी एल कॉस फाई बाई आर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी ये कर्व है, इस कर्व का ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये हिस्सा यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डी एल कॉस फाई डिवाइड बाई आर, this is basically angle subtended by this part of this loop at this wire. तो dl cos phi by r, this is basically d theta. तो ये सब कुछ वहाँ पर मैंने डिटेल में किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग इन फर्दर डिटेल इन दिस, यू कैन रेफर दैट प्लेलिस्ट एंड वीडियो। मे नॉट आई अपॉन 2 पाई एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। तो ये हो गया डी थीटा और इस पूरे डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये भी वहाँ पर देखा गया है उसमें कि कोई भी अगर एक क्लोज्ड कर्व होता है तो कोई भी क्लोज्ड कर्व अंदर में अगर कोई मैं पॉइंट लूँगा तो उस अंदर के पॉइंट पे ये टोटल मिलाकर के अगर मैं इन सभी एंगल्स को ऐड करता चला जाऊँ तो ये सभी एंगल मिलाकर के 2 पाई हो जाता है। तो कोई भी क्लोज्ड कर्व अपने अंदर के किसी पॉइंट पे टोटल 2 पाई एंगल सबटेंड करता है। बहुत स्पेशल केस में तो हम लोग सर्किल के लिए जानते हैं कि सर्किल जो होता है अपने सेंटर पे 2 पाई एंगल सबटेंड करता है टोटल, लेकिन इट इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड कर्व, अपने अंदर किसी पॉइंट पे 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा और अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे 0 एंगल सबटेंड करेगा। तो अंदर के किसी पॉइंट पे 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होगा और बाहर के किसी पॉइंट पे यही क्लोज्ड कर्व 0 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो ये जो डी थीटा का इंटीग्रेशन है ये टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द लूप एट द लोकेशन ऑफ वायर है और ये 2 पाई हो जाएगा। और एक बार 2 पाई हो गया तो फिर वही आंसर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, एक तो हमने ये आर्बिट्री लूप के लिए प्रूफ तो कर दिया और उसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी वायर हमें यहाँ पर दिया जाए, अगर कोई भी वायर हमें यहाँ पर दिया जाए और सपोज़ यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर ये आर्क है, कुछ भी यहाँ पर ये, और सपोज़ मुझसे बी डॉट डी एल इस आर्क के अलॉन्ग या फिर इस पाथ के अलॉन्ग पूछा जा रहा है, तो मैंने तो कैसे भी आर्बिट्री पाथ लिया था यहाँ पे, तो ये कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है उससे आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हो कि कितना बी डॉट डी एल होगा। तो बी डॉट डी एल अलॉन्ग दिस कर्व जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मी नॉट आई, एक तरीके से ये तो टोटल होता है और आप एक तरीके से इस प्रोपोर्शनल में इसको डिवाइड कर लो, मी नॉट आई इंटू डी थीटा अपॉन 2 पाई। तो ऐसा लग रहा है कि 2 पाई के लिए होता है मी नॉट इंटू आई और डी थीटा के लिए हो जाएगा मी नॉट आई इंटू डी थीटा अपॉन 2 पाई। आप इसको किसी भी कर्व के लिए, कोई जरूरी नहीं कि छोटे के लिए बड़े के लिए, इसी एंगल को आप ऐड करते चले जाओ और कैसा भी एक कर्व दे दिया जाए, चाहे ये इस तरीके का कर्व हो, चाहे ये इस तरीके का कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, तो ए से बी तक कैसा भी कर्व हो, लेकिन अगर ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है तो, और यहाँ पर अगर एक वायर है यहाँ पर ये, तो इस वायर की वजह से इस पे अगर आप बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो इस पे बी डॉट डी एल चाहे इस पे करो, चाहे आप इस पे करो, चाहे आप इस पे कर लो, किसी पे भी कर लो, ए से बी बस थीटा एंगल सबटेंड करना चाहिए। तो कितना बी डॉट डी एल हो जाएगा यहाँ पे मी नॉट आई अपॉन 2 पाई, और अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो यहाँ पर ये थीटा आ जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। और इसी लॉजिक से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर ये वायर अंदर होने के बजाय बाहर होता, सपोज यहाँ पर ये लूप है, ये एम्पेरियन लूप और ये वायर बाहर है, तो ये कितना टोटल प्लेन एंगल सबटेंड करता, तो 0 प्लेन एंगल सबटेंड करता है यहाँ पर ये। तो उस केस में 0 होने की वजह से जो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन है, ये बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसके लिए 0। तो अगर वायर अंदर है तो टोटल 2 पाई एंगल बन रहा है, अगर वायर अंदर है तो टोटल 2 पाई, और अगर वायर बाहर है, ये पॉइंट अगर बाहर हो गया तो टोटल मिला करके 0 एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, यू हैव टू फाइंड बी डॉट डी एल अलॉन्ग दिस सर्कुलर लूप। ये जो वायर यहाँ पे दिया हुआ है, इस वायर की लेंथ फाइनाइट है, तो r और यहाँ पे भी r, यानी कि टोटल 2r लेंथ है, और जो रेडियस है सर्किल की या लूप की वो है r√3। तो इस लूप पे मुझे कैलकुलेट करना है। और अब यहाँ पर आपको एक सेंस ले लेना चाहिए। अगर आप सेंस एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, क्योंकि फिर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो, क्लॉकवाइज सेंस को अगर पॉजिटिव लेते हो तो उसके अकॉर्डिंगली
यहाँ पर नेगेटिव आने के चांसेस है, फिर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे कर लेता हूँ और बी डॉट डी एल निकाल लेता हूँ। जस्ट मैं बी डॉट डी एल के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है। प्लस माइनस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि प्लस माइनस तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है, एक फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें आता है, उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो वायर है, ये वायर कुछ ऐसा है कि इसकी लेंथ यहाँ पे 2r, ये r√3 यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये एंगल वगैरह देख लो कि यहाँ पर सभी पॉइंट एक जैसे ही होंगे, सब में बस डायरेक्शन टेंजेंशियली होता चला जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब ये r है और ये r√3 है, तो ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी उसी तरीके से बन जाएगा 30 डिग्री। और इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पहले तो, μ0I/4πr इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आप वैल्यूज जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, μ0I/4π, r के जगह पे आपको रखना पड़ेगा r√3 और अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 30 डिग्री हैं, तो 2 sin 30, तो 2 sin 30 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1/2 विल बी 1। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आ गया μ0I/4π r√3। जब आप यहाँ पे बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल आप वही बी और डी एल सभी एक डायरेक्शन में आते चले जाएंगे। हमेशा यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन बनेगा, किसी पॉइंट पर आप लोगे, जैसे यहाँ पर लिया तो प्लेन के परपेंडिकुलर इन्वर्ट्स है, तो इन्वर्ट्स है तो यहाँ पर जो डी एल है वो भी इन्वर्ट्स होगा, यहाँ पर फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो हर जगह ये टेंजेंशियली चलता चला जाएगा डायरेक्शन, तो हर जगह एंगल 0 डिग्री बनता चला जाएगा। तो कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। फिर यहाँ पे 4π r√3 और सिंपली बस 2πr से मल्टीप्लाई कर दो। r की जगह r√3 का ध्यान रखना होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ गया। तो ये यहाँ पर ये μ0I/2 आ गया। तो अगर आप उस तरीके से जाते हैं कि हाँ तो करंट I पास कर रहे हैं यहाँ से और μ0I आना चाहिए, लेकिन करंट शुड बी इनफाइनाइट, तभी जाकर के μ0I आएगा। करंट यहाँ पे फाइनाइट था, तो उस केस में जो आंसर हमें मिल रहा है वो μ0 × I/2 मिल रहा है। अगर कुछ और लेंथ होती या कुछ और एंगल बन रहे होते तो कुछ और मिलता, तो μ0 × I तभी मिलेगा आपको व्हेन द वायर इज़ इनफाइनाइट। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सपोज ये जो ब्लैक में यहाँ पर दिखाया गया, बस यही एक वायर है, बाकी ये सब डायमेंशन दिखाने के लिए दिखाया गया है यहाँ पर। और ये एक इनफाइनाइट वायर है वैसे तो, लेकिन इस लूप के लिए तो ये एक तरीके से सेमी इनफाइनाइट टाइप का हो गया और ये इसका एंड पॉइंट हो गया। तो एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेमी इनफाइनाइट टाइप का वायर हो गया। तो अगेन हमारी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। और यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि अगर मैं सिर्फ इतने वायर की वजह से निकाल रहा हूँ, तो इतने वायर का तो ये वायर तो पास नहीं हो रहा यहाँ से, तो 0 आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अगेन उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे इसका। तो इट इज़ गोइंग लाइक, ये इनफाइनाइट है तो ये एंगल तो 90 डिग्री को टेंड कर जाएगा ऊपर वाला, तो और नीचे वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो दिस एंगल इज़ गिवन एज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये μ0I/4π, एक तो r आ जाएगा यहाँ पे, और फिर एंगल जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा तो पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस साइन 30 हो जाएगा। साइन 90 विल बी 1, साइन 30 इज़ हाफ, तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा μ0I/4πr और ये हाफ हो जाएगा। अब मुझे इसका बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना है, तो बी डॉट डी एल तो बस 2πr से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो μ0I/4πr इंटू हाफ इंटू 2πr, तो दिस इज़ 2, और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा μ0I/4। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो जिस तरीके से गॉस लॉ का हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस के लिए, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ का हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन ये कैलकुलेशंस अब हर एक सिचुएशन में नहीं हो पाएंगी। ये कैलकुलेशन तभी हो पाती हैं जब वहाँ पर एक हाई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो। सिमेट्री के बिना यहाँ पर गॉस लॉ हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गॉस लॉ में भी वो सिमेट्री जब होती तभी वो हमको हेल्प करता था। तो इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन सम सिमेट्रिकल सिचुएशंस, नॉट इन द ऑल सिचुएशंस, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ ट्रू। जस्ट लाइक गॉस लॉ इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्री। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ऑलरेडी हमको इसका फॉर्मूला वगैरह आता है, और लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए एम्पियर लॉ।
तो किसी का भी अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको लूप डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो पहले तो एक आप वायर ड्रॉ कर लो। सपोज एक वायर है यहाँ पर, ये इनफाइनाइट वायर है सपोज, ठीक है। तो कुछ तरीके का ये इनफाइनाइट वायर हो गया और इसमें सपोज ये करंट हो गया, करंट कुछ इस तरीके से यहाँ फ्लो कर रहा है इसमें। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जो सिमेट्री बनेगी उस सिमेट्री से हमको एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो सर्कुलर लूप में ही पॉसिबल है। यहाँ पर ये इस तरीके की सिमेट्री यहाँ पर बैठ रही है, क्योंकि एक क्लोज लूप बनना भी चाहिए यहाँ पर इसमें। तो जो सिमेट्रिकल सिचुएशन को देखते हुए, सिमेट्री को देखते हुए ये डिसाइड किया जा सकता है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्कुलर लूप में ही पॉसिबल होगा अगर सिमेट्री है तो सर्कुलर लूप में अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो हमें यहाँ पर उस पर सर्कुलेट करना होता है। सर्कुलेट करने के लिए लूप हमें ऐसा लेना होता है जिसपे कि हम सर्कुलेट कर पाएँ और बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री टाइप का बने। अगर 0 डिग्री टाइप का एंगल नहीं बनता हर एक पॉइंट पे तो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो बी सेम भी होना चाहिए हर एक पॉइंट पे और एंगल वगैरह भी उसका डी एल के साथ में इक्वल बनते रहना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट करने की स्थिति में होंगे। तो एक एम्पियरन लूप यहाँ पर इसमें लेना होगा। तो एम्पियरन लूप इज टेकन लाइक दिस। सपोज मैंने यहाँ पर एक इस वायर के चारों तरफ यहाँ पर इस तरीके का सर्कुलर एम्पियरन लूप यहाँ पर ले लिया। अब ये एम्पियरन लूप हमने ये सब डिसाइड करके लिया कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह किस तरीके के डायरेक्शन में आ सकते हैं उसको देखते हुए उसके बाद में हमें इस पर सर्कुलेट करना है। तो सर्कुलेट करने का एक सेंस यहाँ पर हमें लेना होगा। तो वैसे हमको आइडिया है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें। और इसका मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ जिसमें कैलकुलेशन दिखाना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, विजुलाइज करना आसान होगा। सपोज यहाँ पे इसका ये टॉप व्यू हो गया इस लूप का। थोड़ा इसको और बेटर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर ये हुआ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मैं जानबूझकर यहाँ पर एक बार चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो सपोज मैं इस पर घूम रहा हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज तरीके से। तो क्लॉकवाइज तरीके से मैं यहाँ पे इसमें घूम रहा हूँ और सपोज जिधर मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैं बी को भी अज्यूम कर रहा हूँ। इसका मतलब तो सपोज आप बी को इसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो जिस डायरेक्शन में आप यहाँ पर घूम रहे हो इसमें। तो आप सर्कुलेट करते चले जा रहे हो और बी को आप यहाँ पे इस तरीके से आपने ले रखा है इसमें। अब बी डॉट डी एल तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में डी एल होता है और बी उसी डायरेक्शन में, तो बी डॉट डी एल तो हो जाएगा बी इंटू 2πr। एल एच एस होता है बी डॉट डी एल और आर एच एस होता है म्यू टाई। तो बस आपको इसको कंप्लीट कर देना है। तो एल एच एस हो जाएगा बी इंटू 2πr। लेकिन क्योंकि आपने क्लॉकवाइज सेंस अज्यूम किया हुआ है और जो करंट है करंट इज़ लाइक दिस, तो करंट फिर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो मी नॉट माइनस आई हो जाएगा एक तरीके से आई नेट यहाँ पे। तो बी का आंसर माइनस आ रहा है और माइनस बस हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि बी जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो हमने अज्यूम किया था। तो नेगेटिव इंडिकेट्स, अगर हम पहले से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी सेंस में सर्कुलेट कर जाएं। यहाँ पर जस्ट मैंने समझाने के हिसाब से इसको नेगेटिव ले लिया था। तो नेगेटिव इंडिकेट्स बी इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और ये आंसर एग्जैक्टली वही है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो इसमें अब मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमको पता है कि यही आंसर होता है इनफाइनाइट वायर के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। तो सपोज एक होलो सिलेंडर है यहाँ पर इसमें और इनफाइनाइट है और इसके सरफेस के अलोंग इस तरीके से सरफेस के अलोंग और ऑब्वियसली कि एक्सिस के अलोंग भी है यहाँ पर ये। तो उस पूरे सरफेस के अलोंग यहाँ पर इस पूरी सरफेस पे करंट कुछ इस तरीके से यहाँ फ्लो कर रहा है एक्सिस के अलोंग सरफेस के थ्रू। इसके लिए मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगेन यहाँ पे दो रीजन बन जाएंगे, एक सिलेंडर के अंदर वाला रीजन और एक सिलेंडर के बाहर वाला रीजन। मैं इसके रेडियस को आर के बराबर अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज रेडियस इज आर एंड करंट इज आई। तो अगेन सिमेट्री को देखते हुए हमें यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एलिमेंट यहाँ पे क्या, एम्पियरन लूप यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जब भी इनफाइनाइट वायर हो या सिलेंडर हो तो उसमें एक सर्कुलर सिमेट्री बनती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में ही आ सकता है वहाँ पर बाई सिमेट्री। तो यहाँ पर भी लूप हम सर्कुलर ही ले लेंगे और एक बार बाहर वाले पॉइंट्स के लिए देख लेते हैं आर ग्रेटर देन आर। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम करते थे बिल्कुल वैसा ही है। तो सपोज एक लूप मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, एक सर्कुलर लूप जिसको आप एम्पियरन लूप बोल दोगे और इसके जो रेडियस है ऑब्वियस है हम स्मॉल आर रखेंगे यहाँ पर इसमें। तो एल एच एस आर एच एस बस वैल्यूज़ आप पुट कर दो
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट आई इनक्लोज्ड। अब बी जो होगा, अब मैंने करंट ऊपर की तरफ ले रखा है तो आप समझ जाओ कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा यहाँ पर ही, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम जाते हैं, और क्योंकि जिधर घूमते जा रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी घूमता चला जाएगा, तो बी डॉट डी एल इसका जो इंटीग्रेशन है ये बी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही। और बहुत सारे रिपीटेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते थे कि हम स्फेयर के लिए कैलकुलेट करते थे और LHS में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया था, E डॉट डी ए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये वायर या फिर सिलेंडर के लिए रिपीट हो रहा है। आई इनक्लोज्ड अगर आप देखोगे तो अगर मैं एक इसका टॉप व्यू यहाँ बना दूँ तो ये हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और सपोज़ करंट आप इस तरीके से दिखा सकते हो सरफेस पे, सरफेस के अलॉन्ग यहाँ पे करंट इस तरीके से बाहर की तरफ या मेरी तरफ करंट आ रहा है सपोज़ यहाँ पे इसमें, और जो हमने लूप लिया है वो लूप कुछ इस तरीके का है इस डायग्राम में। फिर तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये एम्पेरियन लूप हमने यहाँ पे लिया है, पूरा का पूरा करंट जो है वो इस लूप के अंदर इनक्लोज्ड है, तो आई इनक्लोज्ड कम्प्लीटली यहाँ पे आई के बराबर ही हो जाएगा फिर। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मी नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। और इस मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि प्रीवियसली भी हमने यही कैलकुलेट किया, मी नॉट आई पॉइंट 2 पाई आर। माइनस से आपको मतलब नहीं है, माइनस से बस यही मतलब था कि डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मी नॉट आई पॉइंट 2 पाई आर। तो ये तो बिल्कुल एक वायर के जैसा ही हो गया, एक इन्फाइनाइट वायर के जैसा ही हो गया, तो इट इज़ जस्ट लाइक इनफाइनाइट वायर। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, इस सिलेंडर के बाहर के पॉइंट्स के लिए, सिलेंड्रिकल वायर के बाहर के पॉइंट्स के लिए ये बिल्कुल एक ऐसे वायर की तरह बिहेव कर रहा है जो कि इसके एक्सिस के अलॉन्ग रखा हो इनफाइनाइट वायर, तो इट इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक इनफाइनाइट वायर। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक स्फेयर होता था तो वो उस पर अगर क्यू चार्ज होता है, चाहे वो सॉलिड या होलो या कैसे भी होता था, अगर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस पर, तो उस केस में बाहर पे अगर कोई पॉइंट में लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो KQ बाय आर स्क्वायर ही आता था बाहर के पॉइंट के लिए, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का रिप्लेसमेंट इनफाइनाइट वायर है एक तरीके से, तो बी का आंसर यहाँ पे ये आ गया। वही अगर आप अंदर के पॉइंट्स यहाँ पे लोगे तो सपोज़ ये हमारा सिलेंडर है, टॉप व्यू में दिख रहा है, अंदर के पॉइंट्स के लिए फिर आप लूप इस तरीके से ले लोगे, लेकिन करंट तो सबके सब कैसे पास हो रहे हैं, करंट तो बाहर हो गए, इसके अंदर नहीं है यहाँ पे, तो इसमें अब कोई करंट इनक्लोज नहीं हुआ। अब करंट इनक्लोज नहीं हुआ तो बी डॉट डी एल इसका मतलब जीरो हो गया, और बी डॉट डी एल जीरो हुआ है तो मैंने पहले बोलता कि बी डॉट डी एल अगर जीरो हो जाए तो उसे बी जीरो होने का कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये वेक्टर्स है, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस माइनस होकर भी जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी और डी एल अगर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर टेंजेंशियली ही आ सकता है और कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता यहाँ पर इसमें। तो क्योंकि वो टेंजेंशियली आ सकता है तो बी और डी एल डॉट आप हटा दो वहाँ से और बी को आप बाहर निकाल लो और डी एल का इंटीग्रेशन अगेन 2 पाई आर हो जाएगा। तो जो आप इसको इस तरीके से फ्री कर पाते हो तो आप यहाँ पे ये बोल पाओगे कि इट इज़ जीरो, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। अगर आप इसको फ्री नहीं कर पा रहे वहाँ से तो आप इस तरीके का नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा यहाँ पर। ही मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया अंदर और बाहर दोनों तरीके के पॉइंट्स के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के पॉइंट्स के लिए जीरो है और बाहर के पॉइंट्स के लिए यहाँ पर ये मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ग्राफ बहुत आसान सा ग्राफ बन जाएगा इसका, बी वर्सेस आर। तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो अंदर के पॉइंट्स के लिए तो ये हो गया जीरो और फिर बाहर के पॉइंट्स के लिए इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे मैक्सिमम आ रहा है एक तरीके से मी नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। इसके बाद नेक्स्ट आगे ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में करंट अगेन इसी तरीके से फ्लो हो रहा है, तो सॉलिड सिलेंडर में जो करंट है वो भी अलोंग द एक्सिस फ्लो हो रहा है, लेकिन वो पूरे वॉल्यूम या पूरे एरिया में से होकर फ्लो हो रहा होगा, अंदर भी होगा। अगर होलो था तो वो सरफेस के अलोंग था, जैसे बाहर था वो। इसके रेडियस को अगेन आप यहाँ पे आर के बराबर एज्यूम कर लो, सपोज रेडियस इज इक्वल टू आर, और ये इनफाइनाइट है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो आप ये इनफाइनाइट ही मान के चलो जब तक उसके डायमेंशंस के बारे में बात नहीं की जाती है। तो अगेन इसके लिए दो तरीके के पॉइंट्स हो जाएंगे, बाहर वाले और अंदर वाले।
तो करंट को आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हो। और करंट अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो अगर ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन में पूरे में करंट होगा, इस पूरे में करंट यहाँ पर चल रहा होगा। तो इसके लिए करंट डेंसिटी भी डिफाइन कर लेनी चाहिए हमको, J इज़ इक्वल टू I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द करंट डेंसिटी, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमको। अब इसमें भी बाहर वाले पॉइंट अंदर वाले पॉइंट्स हैं, तो एक बार बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए अगेन आप इस तरीके का एक एम्पेरियन लूप ले लोगे। तो अगर आप ये एम्पेरियन लूप लेते हो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, तो LHS की कैलकुलेशन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, B इंटू 2πr और RHS मे नॉट इंटू आई, क्योंकि पूरा का पूरा करंट जो है इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो B की वैल्यू हो जाएगी मे नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, और अगेन इट इज़ जस्ट लाइक ए वायर। तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, बाहर वाले के लिए जस्ट लाइक ए वायर बिहेव कर रहा है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी ऑल्सो। तो करंट डेंसिटी टर्म्स में लिखने के लिए आप I को रिप्लेस कर दो J इंटू पाई आर स्क्वायर से, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मे नॉट J आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस स्मॉल आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में थोड़ा कम ही याद रखते हैं, इसको आप इस फॉर्मेट में याद रखो, क्योंकि जस्ट लाइक ए वायर ही यहाँ पर है और वायर का हमको याद रहता है आसानी से, मे नॉट I अपॉन 2πr इनफाइनाइट वायर का। अंदर वाले पॉइंट्स की अगर हमें बात करनी है यहाँ पे, तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। तो मैंने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखाया है वापस से, और इसमें फिर आपको लूप इस तरीके से लेना पड़ेगा और इसकी रेडियस स्मॉल आर। अब आपको बाहर वाला करंट नहीं लेना है, सिर्फ इसके अंदर अंदर जो करंट आ रहा है आपको वही रखना है। तो उसके लिए फिर करंट डेंसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। LHS तो वही हो जाएगा B इंटू 2πr। RHS के लिए हमें लिखना पड़ेगा I इनक्लोज्ड विल बी J मल्टीप्लाइड बाय, इस एरिया से आप मल्टीप्लाई कर लो J इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा, चाहो तो आप J के टर्म्स में लिख लो, या फिर J को आप लिख सकते हो I अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई विल बी कैंसल्ड। तो इट इज़ I स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो B डॉट DL में B इंटू 2πr। अगर आप J के टर्म्स में रखना चाहते हो तो इट इज़ मे नॉट J पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो B है उसकी वैल्यू आ जाएगी मे नॉट JR बाई 2। अगर आप J को J के टर्म्स में नहीं रखना चाहते हो, करंट के टर्म्स में रखना चाहते हो, तो J को रख दो I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो J को अपन अगर I अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दें तो मे नॉट IR 2πr स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अंदर में दिख रहा है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमें याद रखने हैं, सारे फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे याद रखने होंगे। तो आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में याद रखो इसको, और इसको ज़्यादातर इस फॉर्मेट में याद करना आसान होगा, मे नॉट JR बाई 2। तो इस फॉर्मेट में इनको याद रखेंगे। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ बना देंगे। और उसके बाद में फिर वही 1/r का पैटर्न दिख रहा है, तो 1/r बना देंगे इसके बाद में, ठीक है। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अगेन आप को ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मे नॉट I डिवाइड बाई 2πr। तो सरफेस पे अगेन मैक्सिमम मिलेगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू R एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। कई बार इन रिजल्ट्स को हम वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर मैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं कि R लेस देन R के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन की गई, इसके बाद में अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। तो अगर मैं सपोज़ इसी रिजल्ट को अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन आया किस तरीके का है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ और सपोज़ ये मान लीजिए R वेक्टर है यहाँ पर, और J जो है ऐसे बाहर की तरफ है, तो करंट वगैरह सब बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो DL सब ऊपर की तरफ आता जाएगा। तो DL क्रॉस R अगर आप यहाँ पे करोगे, तो DL क्रॉस R, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ आता जा रहा है, तो DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही टेंजेंशियल बनेगा, वही सर्कुलर टाइप के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस तरीके की बनेगी। अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है आपको, तो डिस्टेंस के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो थोड़ा सा गैप कम कर दो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप कम करते चले जाओ। उसके बाद में फिर बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, तो वापस से डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरीके से कंसेंट्रिक बनेंगे यहाँ पर।
थोड़ा मैंने इस तरीके का दिखाने की कोशिश किया है कि पहले डिस्टेंस कम होता जा रहा है, बाद में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो कंसेंट्रिक बनेंगे, और अगर ऊपर की तरफ करंट आ रहा होगा तो वही एंटी क्लॉकवाइज, अगर अंदर करंट जा रहा होगा तो वही क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट में लिखूँ तो यहाँ पर जे भी एक वेक्टर है और आर को भी एक वेक्टर बना के लिखा जा सकता है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, मी नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। अगर आप जे क्रॉस आर करोगे तो आपको वही डायरेक्शन मिल जाएगा। और जे ही पहले क्यों आ रहा है, एक तो जे क्रॉस आर करने से वो डायरेक्शन मिल रहा है, और जे ही पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी आप बायस ओवरफ्लो वगैरह कोई भी देखो तो आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यों आता है, यानी कि आई डी एल एक तरीके से करंट के डायरेक्शन में होता है यहाँ पर ये, और जो आर यहाँ पे वो आर तो रहता ही है, तो करंट वाला ही फैक्टर पहले आता है। तो यहाँ पर भी वही करंट वाला फैक्टर ही मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जे पहले देखने को मिल रहा है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। आप पहले रिजल्ट को भी चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में। तो बी आर लेस देन आर वाले को भी आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन और कोई ऊपर कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, जे क्रॉस आर बनाना पड़ेगा, और जे क्रॉस आर वेक्टर आप बनाओगे तो एक आर मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ जाएगा, तो उस आर को आपको एक एक्स्ट्रा नीचे बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, मी नॉट आर स्क्वायर जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके का बनेगा, और ये वेक्टर फॉर्मेट वाले यूज़फुल हो पाते हैं जब हम कैविटी को क्वेश्चन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस फेयर में हम कैविटी क्वेश्चन करते थे, वहाँ पर भी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आता था। तो कैविटी क्वेश्चन में इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं जिसमें हम वेक्टर का यूज़ करते हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कंसिडर ए कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट ऑफ एन इनर वायर ऑफ रेडियस एस सराउंडेड बाय एन आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक सॉलिड पार्ट है और ये एक सॉलिड पार्ट है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, दिस इज कोएक्सियल केबल। तो बीच में कोई करंट नहीं है, जहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं दिखाया गया। द इनर वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट आई नोट, तो अंदर वाले में इलेक्ट्रिक करंट आई नोट है, और सपोज वो इनवर्ड्स है, दूसरे वाले में भी उतना ही लेकिन वो आउटवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस वेयर एक्स इज, तो एक्स यहाँ पे कई सारे डिस्टेंसेज, एक्स कई सारे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो एक्स लेस देन है सबसे अंदर वाले के अंदर, फिर इसके और इसके बीच में इस रीजन के अंदर ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में ये वाला रीजन, और फिर एक्स ग्रेटर देन सी ये वाला रीजन सबसे आउटर रीजन। इन सभी रीजन्स में हमें कैलकुलेट करना है कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान के चलना है। तो करंट डेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म इन इनर एंड आउटर वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमने जो सिलेंडर के फॉर्मूलेस देखे उन सिलेंडर के फॉर्मूलेस का हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और फिर हम डायरेक्टली एम्पेयर्स लॉ का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे अंदर कैलकुलेट करना है, तो सबसे अंदर जो कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको इस तरीके का एक लूप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये लूप ले लिया आपने, आर रेडियस या स्मॉल एक्स रेडियस का लूप यहाँ पे बना लिया इसमें, और उसके बाद में इस पर एम्पेयर्स लॉ लगा लिया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पे वो कितना फील्ड क्रिएट करता है ये तो हमको डायरेक्टली पता होता है। और फिर ये जो सिलेंडर है यहाँ पर, तो इस सिलेंडर को आप जो बाहर का सिलेंडर है, बाहर के सिलेंडर को आप बहुत सारे इनफाइनाइट होलो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन मान के चलो। तो कोई भी होलो सिलेंडर जो होता है वो अपने अंदर के पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो सिलेंडर होगा ये कम्प्लीटली अपने अंदर के किसी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिया है, ये पॉइंट जितने भी होलो सिलेंडर बनेंगे, ये जितने भी होलो सिलेंडर एक के बाद एक यहाँ पर बनेंगे, उन सभी के लिए ये पॉइंट अंदर ही है। तो ये सारे होलो सिलेंडर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, और दूसरा यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ। तो मैं इसको एम्पेयर्स लॉ से यहाँ पर फिलहाल अभी करने जा रहा हूँ। तो एम्पेयर्स लॉ से अगर आप करोगे तो सबसे अंदर के पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स लेस देन ए, तो बी इंटू 2πx हो जाएगा ये तो, और इधर हो जाएगा मी नॉट। करंट कितना होगा, तो आप करंट डेंसिटी एक बार डिफाइन कर लो, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आई नॉट डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और आपको पाई एक्स स्क्वायर में चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी का आंसर आ जाएगा मी नॉट आई एक्स डिवाइड बाई 2, और एक पाई यहाँ से आएगा तो 2 πr स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वैसे ही मी नॉट जे आर बाई 2 जैसा ही है। जे यहाँ पर क्या है, आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर ये जे जैसा ही है, तो मी नॉट आई एक्स बाई
मी नॉट आई एक्स बाई 2 आंसर हो गया इसका। आंसर इज मी नॉट आई नॉट एक्स डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही आंसर है जो हम सिलेंडर के फॉर्मूलेस का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं, मी नॉट जी आर बाई 2। उसके बाद में अगला रीज़न यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगला रीज़न यहाँ पर ये है, दिस इज़ द नेक्स्ट वन। तो इस रीजन में आप यहाँ पर एक एम्पिरियल लूप बना लोगे। इस तरीके से एम्पिरियल लूप यहाँ पर इस रीजन के अंदर बन जाएगा। इसकी रेडियस को अगेन आप x के बराबर अज्यूम कर लोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो ये रीजन मैंने लिया यहाँ पर a से b के बीच में। तो a से b के बीच में ये रीजन जो लिया है वो b इंटू 2 पाई एक्स। फिर उसके बाद में करंट इसमें कितना हो जाएगा, तो ये जो एम्पिरियल लूप आपने लिया है इसके अंदर करंट बस अंदर वाले वायर की वजह से होगा, अंदर वाले सॉलिड वायर की वजह से होगा। बाहर वाला वायर तो अभी कोई करंट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा आई नॉट हो जाएगा। और मैंने अंदर वाला जो करंट है उसी को पॉजिटिव मान लिया एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही पॉजिटिव लिखा है। तो मी नॉट आई नॉट, तो बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी मी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एक्स। तो ये हो जाएगी यहाँ पर इसमें बी की वैल्यू। इसको डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे कि अंदर वाले सिलेंडर की वजह से बाहर कितना होता, तो ये रहता, और बाहर वाले की वजह से अभी भी इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। फिर उसके बाद में अगला है बी और सी के बीच में। यही सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो आप लूप फिर इस तरीके से यहाँ पे ले लोगे। अब इस लूप के अंदर टोटल इनक्लोज्ड करंट हमको चाहिए होगा। अब चक्कर यहाँ पर ये हो रहा है कि अंदर वाले में तो इनवर्ट करंट है और इसमें आउटवर्ड करंट है, और इनवर्ट को एक तरीके से हम पॉजिटिव मानते चले आ रहे हैं। तो वो आई नॉट तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इतना ये जो पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट के अंदर बाहर का पूरा आई नॉट तो नहीं मिल रहा, बाहर वाले का तो आई नॉट का कुछ पार्ट ही मिलेगा। तो उस पार्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो पहले तो हम आई इनक्लोज्ड यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आई इनक्लोज्ड। तो एक आई नॉट जो अंदर वाले के वजह से वो तो पूरा मिल गया, बाहर वाले की वजह से जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि करंट अपोजिट है। फिर तो पहले आप उसके डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी आई नॉट डिवाइडेड बाय कितने एरिया में यहाँ पर है, तो ये इतने एरिया में, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इस पूरे एरिया के अंदर है। ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन का, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। तो इट इज़ पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कितने एरिया मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए इतने एरिया के अंदर, इन दिस एरिया आई नीड दिस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पाई एक्स तक जा रहे हैं हम यहाँ पर, और अंदर वाले का बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पाई पाई आप कैंसिल कर लो, कुछ कॉमन वगैरह ले लो यहाँ पे। तो आई नॉट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे यहाँ पर क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो इट विल बिकम आई नॉट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया इनक्लोज्ड। बाकी तो फिर वही है बी इंटू 2 पाई एक्स आई नॉट, सॉरी मी नॉट यहाँ पे रह गया, तो मी नॉट आई नॉट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो अब लास्ट पार्ट के लिए x ग्रेटर देन c। तो सबसे बाहर आपको एक एम्पिरियन लूप यहाँ पर इसमें लेना पड़ेगा लास्ट पार्ट के लिए। टू टेक एम्पिरियन लूप लाइक दिस, बाहर लिया जा रहा है यहाँ पर एम्पिरियन लूप। और आप देखोगे अगर बाहर अगर आप एम्पिरियन लूप लोगे तो आई नॉट प्लस और माइनस मिला करके नेट करंट हो जाएगा 0। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो बी डॉट डी एल वगैरह सब कुछ यहाँ पे बी डॉट डी एल 0 आ जाएगा, और फिर बी और डी एल को आप वेक्टर फ्री बना करके, क्योंकि बी और डी एल अगर होंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जो बाहर है होगा वो पॉइंट वहाँ पे बी जो है वो 0 हो जाएगा। तो बाहर वाले के लिए कोई बी आएगा नहीं, क्योंकि नेट करंट यहाँ पे एक तरीके से 0 आ रहा है। नेट करंट 0 आना सफिशेंट नहीं है, यानी कि जो बी डॉट डी एल है उसमें बी और डी एल को आप यहाँ पे डॉट फ्री कर पाओगे, क्योंकि बी और डी एल हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है कुछ उसी तरीके का ही है। यहाँ पर इस सॉलिड कंडक्टर में, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर में कैविटी क्रिएट की हुई है, और ये ऐसा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। जो कैविटी होती है वो पूरी तरीके से थ्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट है तो कैविटी भी इनफाइनाइट होगी, तभी यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड पता होते हैं सिर्फ इनफाइनाइट के लिए पता होते हैं। तो ठीक है, इसमें करंट डेंसिटी जे दिखाई हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट आप ले लीजिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ कैविटी के अंदर मैंने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस पॉइंट पे निकालना है। और ये कैविटी की एक्सिस है जो फिलहाल इस डायग्राम में सेंटर की तरह दिख रही है, सर्कल के सेंटर की तरह। और जो भी हम वेक्टर लेंगे वो इसी प्लेन में यहाँ पर ले लेंगे। तो एक किसी भी एक प्लेन में वेक्टर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए यहाँ पर पहले तो एक काम ये करते हैं कि कैविटी केसेस में हम क्या करते हैं कि जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर उतनी ही डेंसिटी प्लस माइनस करके हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं कि इसमें जे डेंसिटी भी है एंड एज वेल एज इसमें माइनस जे डेंसिटी भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो रही है। तो कैविटी के अंदर वी आर टेकिंग बोथ द डेंसिटीज। तो अब इसको यहाँ पे दो सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में माना जा सकता है। तो जो गिवन यहाँ पर है इट कैन बी टेकन एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जिसमें एक में पूरे में प्लस जे हो जाएगा और ये जे और ये जे मिलके पूरे में प्लस जे हो गया, और एक माइनस जे का यहाँ पे एक छोटा स्फीयर बन जाएगा, छोटा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शन जस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दिस विल बी माइनस जे। और ये जो पॉइंट यहाँ पर है जिस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट दोनों के लिए ही इनवर्ड पॉइंट होगा, दोनों के लिए अंदर का पॉइंट होगा। तो इसके लिए ये पॉइंट और इसके लिए ये पॉइंट, ठीक है, जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पे दिखा दिया इस पॉइंट को। तो ये दोनों के लिए ही अंदर का पॉइंट होगा और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है उसको लिखते हैं μ0 J क्रॉस r/2। तो यहाँ पर इसके लिए हमें फिर r वेक्टर को सज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज़ इस पॉइंट से इसकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे सम r1 वेक्टर, और यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सम r2 वेक्टर से। तो r1 r2 वेक्टर से मैं इनको यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, r1 एंड r2। तो दोनों का बस हम यहाँ पे सुपर इम्पोज करके लिख देना है, दोनों का प्लस करके वेक्टोरियल यहाँ पे लिख देना है। तो जो पूरा कंप्लीट जे है उसके वजह से कितना आएगा, ये जो वेक्टर है एक तरीके से r1 यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा μ0 J क्रॉस r1/2, और j की जगह यहाँ पे माइनस जे लिख लेंगे और r2 लिख देंगे। तो μ0 माइनस हो जाएगा फिर यहाँ पे माइनस जे की वजह से, तो J क्रॉस r2/2, बस इन दोनों को आप ऐड कर लो तो उसे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो B वेक्टर वेक्टरली फॉर्म में निकाल रहे हैं यहाँ पर इसमें, तो μ0/2 J कॉमन ले लिया, r1 माइनस r2। r1 माइनस r2 जो वेक्टर है वो यहाँ पर अब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो r1 माइनस r2। तो आप यहाँ पे अगर वेक्टर के हिसाब से इसको देखो तो दिस इज़ r1 वेक्टर, तो r1 माइनस r2, तो दिस एंड दिस r1 में माइनस r2 ऐड कर रहे हैं, तो r1 एडेड माइनस r2। तो इधर जो डायरेक्शन बनेगी यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन बनेगी एक तरीके से ये होगा r1 माइनस r2, ये जो वेक्टर होगा वो एक तरीके से r1 माइनस r2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पे सिंपली r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा J क्रॉस r/2। r वेक्टर यहाँ पे सिंपली जो दोनों की एक्सिस है, एक्सिस को कनेक्ट करने वाला वेक्टर है उसी प्लेन में। तो उसी प्लेन में यहाँ पर ये r वेक्टर है। इस डायग्राम में तो सेंटर टू सेंटर वेक्टर दिखाई दे रहा है, और ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा रिजल्ट स्फेयर के लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए। और एक तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है, दिस इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पॉइंट के लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। पॉइंट के लोकेशन तो r1 r2 से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये पॉइंट के लोकेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, लेट अस सी दैट ऑल्सो। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहाँ बन रहा है, एक बार इसको ज़रा देख लेते हैं। और उस डायरेक्शन के लिए हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये हो गया आपका r वेक्टर। तो दिस इज़ द r वेक्टर, और जो J वेक्टर है वो कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पर है इसमें। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे इस पूरे के अंदर यूनिफॉर्म इस तरीके का रहेगा। तो इस कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये डायरेक्शन बनेगा यहाँ पर, और हर जगह यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज, हर तरीके से यूनिफॉर्म होगा। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कैविटी।